Hello everyone, welcome back to our virtual class. Today we revise next part of the national income, that is expenditure method. Okay, what is expenditure method? In last period we learned output method, three methods: output method, income method, and today expenditure method. Expenditure method. What is expenditure method? This method of measuring national income is also known as outlay method. It is also known as outlay method. Okay. So according to this method, the total expenditure incurred by the society in a particular year, that is financial year, in a particular year is added together, and income can be spent either on consumer goods, either on consumer goods or either or consumer goods or capital goods. Capital goods. Okay. So income can be spent either or consumer goods or capital goods. Thus, we can get national income, investment expenditure or consumption expenditure. Investment expenditure or consumption expenditure. So, ऑल इंडिविजुअल्स मेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स कंज्यूमर, ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे होता है? जो कंज्यूमर जो यूज करने के लिए, कंज्यूमर अपने यूज करने के लिए जो कंज्यूम करने के लिए जो परचेस करता है गुड्स, तो वो कंज्यूम करने के लिए परचेस करता है, लेकिन उसके लिए पैसा देता है, मतलब स्पेंड करता है, मनी स्पेंड करता है. और कैपिटल गुड्स में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. मतलब क्या कि जो बिजनेसमैन है तो उसको अपनी शॉप में या तो अपने दुकान में ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ती है, ज़्यादा गुड्स रखने पड़ते हैं, तो उसके लिए उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए मनी स्पेंड करता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एंड हियर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय all individuals, firms as well as the government of the country during a year. मतलब गवर्नमेंट जो है वो भी स्पेंड करता है, फर्म्स भी मनी स्पेंड करते हैं, या तो ऑल इंडिविजुअल है वो भी एक्सपेंडिचर करते हैं. तो ये ऑल जो है वो ऑल एक्सपेंडिचर मेथड में आता है. इट इज अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी. For calculating GDP. What is the formula of GDP? As we know, C plus I plus G plus X minus M. That is the formula of GDP. मतलब consumption, investment, government expenditure, export minus import. Okay, that is the formula of GDP. ये GDP काउंट करने के लिए, GDP कैलकुलेशन करने के लिए ये सिस्टम, ये मेथड यूज की जाती है. While estimating national income by expenditure method, some precautions we taken, that are first is intermediate goods. Intermediate goods, ये precautions है. Okay, क्या इंटरमीडिएट गुड्स की प्रिकॉशन क्या हो सकती है? तो एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज should be ignored. Should be ignored. Why it is ignored? To avoid double counting. What is double counting? Double counting means counting value of the same commodity more than once. मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि सपोज टेबल बनाना है, एक टेबल है, टेबल बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं? फेविकॉल है, वुड है, देन कारपेंटर, वो भी लगेगा, उसकी फीस. तो जो रॉ मटेरियल है वो जो लगता है वो यूज करके जो फाइनल गुड है, मतलब एक टेबल की वैल्यू निकालते हैं. तो वो जो एक टेबल जो है, जब
फाइनल कंज्यूम करने के लिए रेडी होता है तो ही वो फाइनल गुड कहलाता है, राइट। तो ये जो फाइनल गुड्स है तो वो ही नेशनल इनकम में काउंट किए जाते। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो रॉ मटेरियल्स है उसका ऑलरेडी फाइनल गुड में इंक्लूडेड है। intermediate goods and raw materials already included in final goods, so इसलिए intermediate goods फिर से डबल काउंटिंग नहीं की जाती। वो अवॉइड करने के लिए अवॉइड करते, इस सभी मेथड में डबल काउंटिंग अवॉइड की जाती है, राइट। मतलब रिपीटेड वो मनी हमें नहीं देना चाहिए, है ना। तो दैट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। सेकंड है सेकंड हैंड गुड। सेकंड हैंड गुड, second hand goods, so any income from sale of second hand goods like car, house etc should be ignored। मतलब यहाँ पे second hand goods जो है वो ignore किए जाते हैं because value of second hand goods has already been accounted during the year of their production। मतलब जब ये प्रोडक्शन हुआ है, सपोज कार है तो कार का प्रोडक्शन और जब हुआ था तो वो ऑलरेडी जिस ईयर में उसका प्रोडक्शन हुआ है उस ईयर में वो कार ऑलरेडी काउंटेड है, नेशनल इनकम में काउंट हुआ है। तो अभी जो सेकेंड हैंड गुड हो गई, अभी वो बेच रहे, सपोज 1% उसको बेच रहा है तो वो सेकेंड हैंड गुड हो गई। तो वो सेकेंड हैंड गुड्स यहाँ पे इग्नोर किए जाते हैं, वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट हुआ है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम वो जो सेकेंड हैंड गुड होती है वो उसमें डिप्रिसिएशन हो जाएगा, तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। थर्ड है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट, व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर पेमेंट like scholarship, grant, gifts, donation, charity, old age pensions etc should be ignored। See, what is transfer payment? Transfer payment means that is a one way payment of money for which no money, good or services is received in exchange। Okay, then government use such payments as mean of income for redistribution by giving out money under social welfare program such as social security, old age pension, students grants etc। मतलब ये जो ट्रांसफर पेमेंट है वो भी इसमें अवॉइड किया है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब जो गिफ्ट्स आते हैं या तो डोनेशन मिलता है या तो चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन है, ये सब यहाँ से इग्नोर किया है, राइट। तो इससे जो मनी मिलता है वो गवर्नमेंट स्कूल ग्रांट्स या जो सोशल सर्विसेज है उसके ऊपर यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज अनपेड सर्विसेज। Unpaid services, what is unpaid services? Like services of housewife, teacher teaching her child should be ignored, it is not included। Okay, मतलब अभी आपकी मम्मी, अनपेड सर्विसेज मतलब क्या कि जब आप कॉलेज में या तो क्लासेस में जाते हो तो क्लासेस में जाते तो वहां पे करते हो, राइट। लेकिन घर पे अगर खुद स्टडी कर रहे या तो आपके मम्मी आपके पापा आपकी स्टडी ले रहे तो दैट इज अनपेड सर्विसेज। उसके लिए हम फीस देते हैं क्या? उनको नहीं देते, तो दैट इज अनपेड सर्विसेज। अनपेड सर्विसेज आर इन अवॉइडेड या इग्नोर्ड इन दिस मेथड। नेक्स्ट इज सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। Sale of shares and bonds should be ignored. Sales of shares and bonds should be ignored as they do not add anything to the real national income, as these are mere paper claims and are not related to the production of final goods and services। मीन्स शेयर एंड बॉन्ड्स से गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ भी फ्लो क्रिएट नहीं होता है, कुछ भी फ्लो क्रिएट नहीं होता है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट है सब्सिडीज। तो सब्सिडीज इंक्लूड है, क्यों?
subsidies should be included. For example, when the government gives money to a farmer to plant a specific farm crop, this is an example of a subsidy. Then when you are given a partial scholarship to college, right, this is an example of subsidy. तो subsidy include है. So we learn three methods, that is output method, income method, and expenditure method. Okay, output method and income method are extensively used. ये जो मेथड्स है वो ज्यादा यूज होता है और ये रेयरली यूज होता है. एक्सपेंडिचर मेथड रेयरली यूज होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज है. ओके, बहुत सारे डिफिकल्टीज है. कौन कौन से डिफिकल्टीज है देखते हैं. Now we'll learn some about difficulties in the measurement of national income. The calculation of national income of a country is a task of full of difficulties and complexities. Actually, there are two parts of difficulty, that is theoretical difficulties and practical difficulties. Then what is theoretical difficulties? तो पहले देखते हैं. फर्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट. जैसे अभी हमने देखा ट्रांसफर पेमेंट. क्या ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? तो इंडिविजुअल्स गेट पेंशन, unemployment allowance, etc. But whether these should be included in national income or not, it is a difficult problem. क्यों difficult problem है? क्यों include किया तो क्या problem आ जाएगा? On one hand, these earnings are a part of individual's income, and on the other hand they are a part of government expenditure. मतलब ओल्ड एज पेंशन दे रहे तो कंज्यूमर इंडिविजुअल पर्सन जो है तो ओल्ड एज पेंशन उसको मिल रहा है तो उसका इनकम है. डोनेशन अगर मिल रहा है तो उनका इनकम है. गिफ्ट मिल रहा है तो उनका इनकम है. लेकिन गवर्नमेंट दे रहा है तो गवर्नमेंट से वो एक्सपेंडिचर है. तो मतलब ये इनकम मेथड से आएगा या एक्सपेंडिचर मेथड से आएगा? दोनों तरफ से कि एक का इनकम है और दूसरे का एक्सपेंडिचर है. तो ये डिफिकल्टी है काउंट करने, नेशनल इनकम में काउंट करने के लिए. सेकंड है इलीगल income. What is illegal income? As we know, all are know what is illegal income. Income earned through illegal activities such as black marketing, theft, smuggling, etc. are not included in national income. क्यों नहीं होता है? क्यों इंक्लूड नहीं है? बिकॉज इसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी परमिशन नहीं देता है. देता है क्या? स्मगलिंग करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन देता है? नहीं. थेफ्ट करने के लिए देता है? नहीं. तो ये इलीगल इनकम है. तो ये इलीगल इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं है. तो ये डिफिकल्टी है. ये इनकम है, इनका इनकम तो है लेकिन वो इलीगल है, इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. ये एक डिफिकल्टी है. तीसरा है अनपेड सर्विसेज. Unpaid services. National income is always measured in money, as we know, as we learned that in our previous video. National income is always measured in money, but there are a number of goods and services which are difficult to be assessed in the bringing in the term of money. For example, painting as a hobby, okay, by an individual. किसी की हॉबी है पेंटिंग करना तो वो घर में बहुत सारे पेंटिंग्स लगाएगा तो उसका पे नहीं है, पे नहीं कर रहा है, वो पे करके नहीं परचेस कर रहा है, तो बाहर से परचेस नहीं कर रहा है तो कोई वो एक्सपेंडिचर भी नहीं है और इनकम भी नहीं है, राइट. लेकिन वो बहुत अच्छे से घर में लगा रहा है तो ये हॉबी है उसकी, इसलिए वो पेंटिंग कर रहा है. तो ये अनपेड सर्विसेज हो गई. Then the bringing up of a children by the mother. These services are not included in national income as remuneration is not given to them. हमारी हॉबी है तो हमें कोई आपकी हॉबी फुलफिल करने के लिए आपको पैसे देता है? नहीं. वो आपकी हॉबी आप मजे से करते हैं वो, तो उसका वो अनपेड सर्विसेज है. Also, services of housewives and the services provided out of love, affection, sympathy, charity are not included in national income as they are not
पेड फॉर, मतलब किसी को कोई भी दया की भावना से किसी को मदद कर रहा है, या तो कि सिंपैथी है मन में इसलिए किसी को मदद कर रहा है, तो वो काउंटेबल नहीं है ना यहाँ पे। तो दैट इज अनपेड सर्विसेज आर वेरी डिफिकल्ट टू मेजर नेशनल इनकम। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन, goods produced for self consumption such as food grains, vegetables and other farm products do not enter in the market. कैसे? But the value of such goods should be estimated at the rate of market price that have been marked and should be included in national income. Means farmer जो भी food grain या vegetables produce करता है, तो उसमें से self consume के लिए भी कोई रखता है, राइट? मतलब वो इनकम यहाँ पे काउंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर मनी स्पेंड नहीं कर रहा है, या तो बाहर से खरीद नहीं रहा है, उसने खुद ही अपने फार्म में जो फूड ग्रेन प्रोड्यूस किए या तो वेजिटेबल्स है, तो वो खुद के कंज्यूम के लिए, सेल्फ कंज्यूम के लिए उसमें से रखेगा, तो वो काउंटेबल नहीं है, तो वो इनकम भी काउंट करने के लिए डिफिकल्टीज आती है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स अकॉर्डिंग टू IMF. What is IMF? International Monetary Fund. It is an international organization. That is IMF. Okay, International Monetary Fund. So, according to IMF, income of a foreign firm should be included in the national income of the country where the firm actually undertakes the production work. However, profit earned by foreign firms are credited to the parent concern. Means क्या कि फॉरेन कंपनी जो है जिस कंट्री में प्रोडक्शन कर रही है, तो उस कंट्री में उसका उस कंट्री के नेशनल इनकम में वो प्रोडक्शन का काउंट होगा, मेजर होगा। लेकिन उससे जो प्रॉफिट मिलेगा, ओके, उससे जो प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट वो पेरेंट कंट्री जो है, मतलब जो कंट्री यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, तो वो प्रॉफिट जो कंपनी कर रही है उसको मिलेगा। जिस कंट्री में कर रही है उसके नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, वहां पे सिर्फ प्रोडक्शन काउंट होगा, लेकिन प्रॉफिट जो कंपनी यहाँ पे कर रही है उनके नेशनल इनकम में वो काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अमेरिका और जापान का। सपोज जापान की एक कंपनी अमेरिका में प्रोडक्शन कर रही है, तो वो जो प्रोडक्शन है उसका काउंट अमेरिका में ही होगा, लेकिन उससे जो प्रॉफिट मिलेगा, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट मिलेगा, उसका काउंट जापान के नेशनल इनकम में काउंट होगा, राइट? दैट इज इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट or major national income. Next is valuation of government services. Government services. Government provides a number of public services such as law and order, defense, public administration, education, health services, etc. Measuring the market value of such government services is difficult as the real value of these services is not known. Therefore, it has become a convention to treat all such services as final consumption. It is included in national income. मतलब ये जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज देते हैं, तो उनका नेशनल इनकम में काउंट करने, उसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो वो फाइनल कंजम्पशन, ऐसे फाइनल कंजम्पशन करके नेशनल इनकम में मेजर किया जाता है। फाइनल कंजम्पशन ऐसे करके वो मेजर नेशनल इनकम में मेजर किया जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अलग अलग उसके वैल्यूज चेंज होते रहेंगे, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उसके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं, राइट? नेक्स्ट है चेंजिंग इन प्राइजेस लेवल. Difficulties in calculating national income also arise due to changes in price levels. When the price level increase, the national income shows an increase even though the production may have decreased. मतलब जैसे प्रोडक्शन में मार्केट वैल्यू क्या है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस हिसाब से वो काउंट करना पड़ता है। तो जैसे प्राइजेस अगर चेंज होते रहेंगे,
इंक्रीज डिक्रीज, तो उसका इफेक्ट नेशनल इनकम मेजर करने पे भी रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज में. तो these are the difficulties of measuring national income. I hope you all are understood all these concepts, that is output method, what is output method, income method, and expenditure method, that is also called outlay method. So you read this chapter carefully.